एज अर्लियर कम्युनिकेटेड, हमने आपसे कहा था कि जो सीएपीएफ का जो प्रीवियस ईयर पेपर है अप टू 2022, तो और 2022 से 2012 तक उसको हम करेंगे, क्योंकि 2019-20 तक हम कर चुके थे उसमें। लेकिन फिर जो हर बार कुछ अपडेशन आते हैं, तो मैं वो नए सिरे से, फॉर एग्जांपल जो 2023 में अपीयर हो रहे हो या जो 2024 में प्लान कर रहे हो, तो उस आधार पे चीजों को मैं करूंगा। कुछ जो इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल प्रीवियस में कुछ ऑलरेडी मैंने आपको प्रेजेंट किया हुआ था, लेकिन इनको मैं नए सिरे से सब्जेक्ट वाइज आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी में मे भी कुछ क्वेश्चंस जो 2014 में पूछे गए, तो आज के डेट में वो कंटेक्स्ट चेंज हो गया। तो उस कंटेक्स्ट के आधार पे मैं आपको कुछ अपडेटेड इनपुट प्रोवाइड कराऊंगा। ये इसमें थोड़ा टाइम लगता है, देखो हर चीज को बनाने में, उसको वर्क करने में काम टाइम लगता है। तो इसको मैं धीरे धीरे करके आप थोड़े थोड़े ऐड रहो, वो उसमें वर्क करते रहो, आप अपना साथ में चलते रहो, और ये भी धीरे धीरे चलता रहेगा। आप ये सोचोगे कि मैं 5 दिन में कर दूं, 10 दिन में, नहीं। तो ये इसमें टाइम आपका लगेगा, 1.5 मंथ कम से कम इस पर पूरे में लगेगा, लेकिन मैं उसको करा दूंगा। प्रीवियस ईयर पेपर देखने का दो फायदा है। एक तो क्या है कि आप एक्चुअल पेपर को समझो, उस एक्चुअल पेपर की अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट, समटाइम सेम क्वेश्चन आपको नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन वो उसी फॉर्मेट में आता है और कुछ इंफॉर्मेशन उसका यूज कर सकते हो। तो इस सेंस में हम इकोनॉमी से स्टार्ट कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक्स है उससे स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आपका जैसे भी बात, फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, सारे करेंट अफेयर्स, मैथ्स। मैथ्स का आपका ये कराया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं वो उसको फिर से ये कर दूंगा। तो इसका एक आपका प्लेलिस्ट अलग से होगा, उसमें आपका सारा ये हो जाएगा पेपर 1 का। फिर कुछ चीजें ऑब्वियसली है पेपर 2 का भी, हम प्रीवियस ईयर पेपर का ईयर वाइज चीजों को डिस्कस करेंगे। तो इसमें आज हम जो 2022 में जो इकोनॉमिक्स में आया हुआ है, इकोनॉमी में आया हुआ है क्वेश्चन, उसको हम देखते हैं। तो अब चीजें रेगुलर रहेगी। मैंने 25 से बोला था, तो फिर मैंने बोला था कि मैं भी कल कर नहीं पाया, तो आज उसको, क्योंकि ये नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। तो फर्स्ट इसमें से आपका जो क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एट थ्रस्ट एरिया ऑफ द अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स अमृत जो है अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन AMRUT के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा महत्व वाला क्षेत्र नहीं है। तो इसमें से देखो, वाटर सप्लाई है, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज टू रिड्यूस फ्लडिंग, ये भी आपका है। देखो इसमें जो है मोटोराइज्ड के जगह नॉन मोटोराइज्ड है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत आपका है, गलत है। इसमें कहना है कि कौन इसका पार्ट नहीं है, तो सी जो है इसमें पार्ट नहीं है, नॉन मोटोराइज्ड इसमें होगा कि नॉन मोटोराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट और ग्रीन स्पेसेस एंड पार्क। अब उसके बाद और कंपोनेंट भी आपको एक नोट करना चाहिए कि जो एक और कंपोनेंट है सीवेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट। ओके, सीवेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट, तो ये भी आपको जानना चाहिए। तो इसमें से मोटराइज्ड के जगह जो हो जाएगा नॉन मोटराइज्ड, तो सी इसका आंसर आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कारण नाउअडेज नॉन फंजिबल टोकन्स आर टॉक्ड अबाउट इन द कंटेक्स्ट ऑफ। अब ये नॉन फंजिबल टोकन्स जो है, ये आपका कमिंग डेज में, इस इनफैक्ट इसको पेपर 2 में भी आपका इसको यूज कर सकते हैं। मे बी क्वेश्चन आपका कमिंग डेज में पूछ सकता है नॉन फंजिबल टोकन। तो ये क्या है, अभी ये इसका इनफैक्ट हिंदी देखोगे, अप्रतिमोच। इसका मतलब एक तरह से ना कि जो ये आपका, इसको, ये इसका एडवांटेज क्या है ना नॉन फंजिबल, जैसे इसको ऐसे समझो कि कुछ लोग क्या होते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पोयम लिखा, सपोज करो। अब उस पोयम को या उस एक पेंटिंग आपने, सिंपल समझो एक पेंटिंग आपने बनाया, अब उस पेंटिंग को कोई दूसरा यूज कर रहा है कि ये हमारा है, तो ये वाला जो है ये चीज वो नहीं कर सकता है, वो क्लेम नहीं कर सकता है। तो ये है नॉन फंजेबल टोकन्स, जो है यूनिक डिजिटल मीडियम है, आइडेंटिफायर का है, दैट कैन नॉट बी कॉपीड, सब्सटीट्यूटेड और सब डिवाइडेड। अब देखो आपका इमेज तो कॉपी कर सकता है कोई, लेकिन जो नॉन फंजिबल टोकन है, जो उसका एक तरह से ये मानो ना कि उसमें कुछ ब्लॉक हैं, ये ब्लॉकचेन है एक्चुअली। इसका आंसर ए होगा, डिजिटल एसेट्स ऑन ए ब्लॉकचेन। तो इसमें एक ब्लॉक चेन में क्या है, डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं।
तो जो एक आपका यूनिक, जो इसका कोड एक तरह से आप लेमन टर्म में समझो, तो उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, उसको सब डिवाइड नहीं कर सकता है, और वो एक तरह से ब्लॉकचेन में रिकॉर्डेड होगा और सर्टिफाइड ऑनरशिप के तौर पे। अब मान के चलो ये एक हमने पेंटिंग बनाया और वो बहुत अच्छा पेंटिंग है, बहुत अच्छा पेंटिंग है। अब उस पेंटिंग को कोई यूज कर रहा है हमसे परमिशन लेकर के, मान के चलो, तो फिर क्या होगा, उसका हमें रॉयल्टी मिलेगा। या फिर उसके बाद फिर और किसी ने यूज किया तो उसकी रॉयल्टी हमें मिलेगी। तो ये क्या है, आपका डिजिटल एसेट्स ऑन ब्लॉकचेन है। अब ये देखो, ऑपरेशंस ऑफ बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स इन रूरल एरिया, नहीं, उसको बैंक साथी बोलते हैं, ठीक है, उसको बैंक साथी आप बोलते हैं। नेक्स्ट है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट इन बैंकिंग ट्रांजैक्शन, नहीं ये नहीं है, ट्रांजैक्शन थ्रू स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं। तो इसका ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी द टर्म बैड बैंक फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज रेफर्स टू। बैड बैंक का ये मतलब है ना कि जो, देखो बैंक हमारे जो हैं, एनपीए बैंक का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इनफैक्ट एनपीए होने से पहले आपका वो जो स्ट्रेस्ड एसेट के फॉर्म में आ रहा है कि जो, फॉर एग्जांपल बैंक के पास क्या होता है, बैंक के पास ऐसा नहीं है ना कि वो मनी प्रिंट कर रही है और किसी को दे रही है। बैंक मार्जिन पे काम करती है। मान के चलो कि उसने 3% इंटरेस्ट पे उससे मिला और वो लोन दे रही है 7% पे, जस्ट हम हाइपोथेटिकल मानते हैं। तो ये जो आपका गैप है, ये 4% का, ये बैंक का इनकम है, उसी से वो रेंट पे करती है, उसी से वो स्टाफ को पे करती है। अब मान के चलो आपने पैसे लिए, 1 लाख रुपए लिए, आपने बैंक को प्रॉमिस किया था कि इस डेट के बाद हम पैसे रिटर्न करना शुरू कर देंगे, लेकिन आपने रिटर्न नहीं किया। तो 90 डेज तक यदि आप नहीं करते हो तो 91st डे जो होता है, ये इधर आप या तो इंटरेस्ट पे करते, कम से कम मान के चलो कि आपको जो प्रिंसिपल है वो बाद में पे करना है, सपोज 10 ईयर्स बाद करना, या 10 ईयर्स में ईएमआई करके करना है, या 10 ईयर्स बाद आप पूरी एक बार, तो या तो आप इंटरेस्ट भी नहीं पे कर रहे हो या प्रिंसिपल पे नहीं कर रहे हो, दोनों में से कोई, या दोनों नहीं पे कर रहे हो, तो 91st डे जब होगा तो वो आपका एनपीए हो जाता है। तो बैंक्स के पास बहुत सारे एनपीए हो जाएंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो बैंक के पास लोन देने के लिए नहीं होगा ना, और जब लोन कम देगा बैंक और रिकवरी कम होगा, तो बैंक को प्रॉफिट कहां से होगा, बैंक अपना डे टू डे वर्क कैसे करेगा। तो इसके लिए एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, यानी कि जो एक, ये मान के चलो ये बैड बैंक जो टर्म है ना, वो एक तरह से इनफॉर्मल टर्म है, एक्चुअल उसका टर्म जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इसका मतलब है कि वो जो एनपीए है, उस एनपीए को वो ले लेगी और उसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये इसका ए आंसर हो जाएगा। अब देखो, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होता है ना, इसमें क्या है ना कि मान के चलो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तो आपको मार्केट का बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो एक फंड मैनेजर होगा और वो एसेट को, आपके जो फंड है उनको बैलेंस मैनेज करेगा। तो ऑब्वियसली आपका सिर्फ नहीं करेगा, वो हो सकता है आपके जैसे जैसे लाखों लोग हैं उनका ये करेंगे। अब ये बैंक विद ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नो, इनफैक्ट जो नॉर्मल बैंक है वो एनपीए है तो उसको हम बैड बैंक नहीं कहते हैं, वो बैंक के पास ज्यादा एनपीए है लेकिन बैड बैंक का टर्म वो नहीं, ए बैंक दैट हैज बिकम इंसॉल्वेंट, नो। तो ए इसका अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट 4 नंबर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब ये देखो, नॉन बैंकिंग का मतलब ये नहीं है कि ये कंप्लीटली बैंकिंग का काम नहीं करता। एक बैंक जो होता है, जो नॉर्मल आप बैंक देखते हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखो, पंजाब नेशनल बैंक देखो, एचडीएफसी देखो, आईसीआईसीआई देखो, आप एन नंबर ऑफ बैंक्स देखते हो, वो बैंक क्या है, यूनिवर्सल बैंक वो कहे जाते हैं। यूनिवर्सल बैंक का मतलब नहीं है कि पूरे यूनिवर्स में होगा, यूनिवर्सल बैंक का मतलब है वो सारे ऑपरेशंस करते हैं, लोन लेना, लोन देना, क्रेडिट कार्ड इशू करना, डेबिट कार्ड इशू करना, चेकबुक इशू करना, फिक्स डिपॉजिट लेना, टाइम डिपॉजिट लेना, इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करना, और बहुत सारी चीजें हैं उसको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो लिमिटेड फंक्शन करते हैं। उस लिमिटेड फंक्शन में क्या है, गिविंग लोन, गिविंग लोन ये है। तो गिवन लोन, लोन देखो नॉर्मल सबको जैसे तैसे नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसके कुछ क्राइटेरिया के अनुसार वो लोन दे सकते हैं, तो ये लोन दे सकते हैं। लेकिन ये कह रहा कि कैन नोट, क्या नहीं कर सकते हैं, मेक इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली है, जब कोई भी आप वित्तीय संस्था खोल रहे हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोल रहे हो, यदि आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो पैसा जेब में रख दोगे या कहीं आपने तिजोरी में रख दिया तो वो तो नहीं बढ़ेगा ना, तो आपको इन्वेस्ट तो करना ही होगा।
नेक्स्ट है बोरो फ्रॉम बैंक, यस उनको जरूरत होगा, मान के चलो बैंक से हो सकता है वो 8% पे लें और कहीं उनको इन्वेस्टमेंट में 10% मिल रहा है, तो यस वो कर सकते हैं, लेकिन डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? एक देखो होता है ना कि जो डिमांड डिपॉजिट में मान के चलो कि जनता जो पब्लिक पैसे जमा करती है, तो एक आपका डिमांड डिपॉजिट में दो होता है, उसको कासा डिपॉजिट भी एक तरह से कह सकते हो, कि एक जो होता है आपका करेंट अकाउंट और एक होता है सेविंग अकाउंट। तो जो हम सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं तो हम उतने ही पैसा निकाल सकते हैं जितना हमारे अकाउंट में है। हाँ, अब वो उसमें से देखो एक्सेप्शन है, मान के चलो कि जो सपोज ये करो कि जो जीरो बैंक मान के चलो जनधन अकाउंट के तहत खोला गया, तो उसमें कुछ ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी रखी गई, लेकिन फॉर टाइम बिंग हम नॉर्मल में लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सेविंग अकाउंट है, मान के चलो उसमें 10,000 रुपी डिपॉजिट है, तो हम 10,000 ही उससे फेच कर सकते हैं, उससे निकाल सकते हैं। लेकिन यदि करेंट अकाउंट है तो डिपेंडिंग ऑन हमारी कितनी क्रेडिट है उसके अनुसार, हमारे बैंक में 1 लाख रुपए है, लेकिन हमको अचानक जरूरत 1,50,000 का हुआ, तो हम 1,50,000 फेच कर लेंगे, तो हम 50,000 एक तरह से लोन पर टाइप पर लिए हुए हैं, उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन सर्टेन टाइम में हमको डिपॉजिट कर देना है। तो जो आपके एनबीएफसी हैं वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो ये नहीं कर सकते हैं, तो डी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट का रहा प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, यानी विनिवेश से जो प्राप्त राशि होती है किसमें शामिल किया जाता है? विनिवेश का क्या मतलब है कि हमारे पास कुछ एसेट थे, उस एसेट को हमने सेल कर दिया और उससे हमने पैसे प्राप्त कर दिया। तो जो हमारा गेन होता है दो टाइप का होता है, एक जो है रेवेन्यू इनकम होता है और एक जो होता है कैपिटल। तो रेवेन्यू वाला में क्या होता है कि न तो उसमें हमारा एसेट कम होता है और न हमारा लोन बढ़ता है। मान के चलो ना कि मैं आपको आपका टेस्ट पेपर चेक कर रहा हूं, आपने कुछ पैसा दिया, तो उस पैसे से वो जो पैसा हमको मिला उससे हमारा एसेट कम नहीं हो रहा है और न तो हम पर लोन हो रहा है। आप ये नहीं कहोगे ना कि सर आपको लोन के फॉर्म में दे रहे हैं, नहीं, न तो मेरे लोन बढ़ रहा है और न मेरा कुछ एसेट बिक रहा है कि आप मेरा कोई एसेट ले लिए, वो तो मैं मेहनत कर रहा हूं, आप उसके बदले दे रहे हो, तो वो एक्सचेंज में दे रहे हो। तो जब हमेशा ध्यान रखो कि करेंट अकाउंट ये सॉरी जो आपका ये रेवेन्यू रिसिप्ट तब होगा जब न तो हमारा एसेट कम हो और न हमारा लोन बढ़े, तो वो आपका रेवेन्यू में होगा यानी राजस्व प्राप्ति होगी। लेकिन जो कैपिटल रिसिप्ट होगा तो इसमें या तो हमारा जो एसेट है वो कम हो जाएगा या हमारा लोन बढ़ जाएगा। जैसे मान के चलो हमने किसी एक घर खरीदना है हमें, तो हमारा एसेट यहाँ घर खरीद रहे हैं तो बढ़ रहा, लेकिन लोन हम कहीं से ले रहे हैं तो हमारा लोन भी बढ़ जा रहा। या हमारे पास कोई लैंड है हम उसको सेल कर दे रहे हैं तो हमारा एसेट कम हो जा रहा है। तो जो ये डिसइन्वेस्टमेंट में है, तो सरकार का जो एसेट है, मान के चलो किसी कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 75% है, अब उसमें बेच दी 10%, तो 65% हो गया, तो इसका मतलब क्या है, सरकार का एसेट कम हुआ, तो ये कैपिटल रिसिप्ट हुआ, तो इसमें सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है जीएसटी। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो क्या है, तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड है, ये ध्यान रखो। डेस्टिनेशन बेस्ड और ओरिजिन बेस्ड का क्या मतलब होता है? कोई प्रोडक्शन हुआ और वो प्रोडक्शन पे उसी समय टैक्स लग गया पूरा, तो उसको सोर्स बेस्ड टैक्स कहते हैं या ओरिजिन बेस्ड टैक्स कहते हैं। लेकिन जो टैक्स है वो फाइनल कंज्यूमर को पे करना पड़ रहा है, तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन है। इसमें क्या होता है, रिइंबर्समेंट का प्रोसेस होता है। मान के चलो हमने रॉ मटेरियल किसी से खरीदा और हमें कुछ मैन्युफैक्चर करना है, तो शुरू में हमें पे करना पड़ रहा है, लेकिन ये जब हम दूसरी जगह कुछ चीजों को सेल करते हैं तो वो हमारा जो है इसमें रिम्बर्समेंट हो जाएगा। फिर वैसे ही दुकानदार बड़ा होलसेलर लिया ये करके, फाइनली किसको पे करना है? फाइनली कंज्यूमर को पे करना है। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, ओरिजिन बेस्ड नहीं है। तो ओरिजिन बेस्ड वाला तो डायरेक्ट ये काट दो। अब देखो डेस्टिनेशन बेस्ड में दो है, तो एक है सेल टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन। एक्चुअल में ये सेल टैक्स मेजोरिटी नहीं है, ये कंजम्पशन टैक्स है जो कि इंड कंज्यूमर को ये पे करना पड़ रहा है, तो ए इसमें है। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कह रहा है कि इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर 2020-21 जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड बाय 23.9% and in the second quarter by 7.5%. The economic survey 2021 preferred to call it recovery. अभी देखो 4 रिकवरी दिया हुआ है, तो एक तरह से ये मानो कि ये यहाँ 0 था
अब मान के चलो कि इकोनॉमी कोई इस ढंग से ग्रो कर रहा था, लेकिन यहां एक ऐसा पॉइंट फर्स्ट क्वार्टर में आया तो वो कितना चला गया, वो आपका -23 में ये चला गया, -23.9 में, तो 23.9। लेकिन नेक्स्ट में क्या हुआ, ये आपका रिकवर होकर के ये इस ढंग से ये 7.5। तो इसमें अब यहां तो बहुत लंबे समय नहीं रहा ना, ये मान के चलो सेकेंड क्वार्टर की जगह सपोज फोर्थ क्वार्टर में इतना पहुंचता तब इस ढंग से होता, तो फोर्थ क्वार्टर में पहुंचता, फिफ्थ मान या नेक्स्ट ईयर में पहुंचता, तो उसको यू शेप्ड कहते हैं। यू शेप्ड का मतलब है कि जो रिसेशन पीरियड है, जो लोअर वाला है, वो लोअर में बहुत दिन तक रहे। तो ये 23.9 वाला जो रेंज था, या 23.6 20 के आसपास, इसमें बहुत दिन तक रहता, तो उसको हम यू शेप रिकवरी कहते हैं। तो यू शेप रेखा नहीं है, भी शेप। भी शेप का मतलब यहां आया और तुरंत यहां पर पहुंच गया, फिर मान के चलो और आगे गया, तो ये वी शेप रिकवरी है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, वी शेप रिकवरी। अब के शेप रिकवरी क्या होता है ना, के का मतलब देखो क्या है, कुछ सेक्टर जो है वो अच्छा ग्रो कर रहे हैं, जैसे हम इसको जीरो मान ले, ये वाला लाइन जो है कि जीरो रेट है ग्रोथ, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ जो एरिया है, कुछ जो सेक्टर है अर्थव्यवस्था में, वो पॉजिटिवली ग्रो कर रहे हैं, और कुछ सेक्टर जो है वो निगेटिवली मान के चलो ग्रो कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका के शेप रिकवरी होता। डब्ल्यू शेप रिकवरी क्या है कि पहले डाउन हुआ, फिर देखो अप हुआ, फिर अप गया, फिर डाउन हुआ, फिर रिकवर, यानी कि आपका उसमें क्या होता, डिक्लाइन हुआ, रिकवरी हुआ, फिर डिक्लाइन हुआ, फिर रिकवरी हुआ, तो उसको डब्ल्यू शेप रिकवरी कहते हैं। तो आपका ये डब्ल्यू शेप नहीं है, के शेप नहीं है, बी शेप रिकवरी, इसको जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है उसने कहा, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये सब कि इसमें जब तक डिटेल नहीं जानोगे ना, तो ये क्वेश्चन आप बना नहीं सकते हो, मुश्किल है। कह रहा बेस्ड ऑन द स्कोरिंग ऑफ एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स द नीति आयोग। अब ये देखो इसमें कैसे क्वेश्चन बनता, एक क्वेश्चन तो क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है इंडिया इंडेक्स, वो कौन जारी करता है, नीति आयोग। हो सकता है आपको पूछ दे कि वो कौन जारी करता है, नीति आयोग, या और पूछ सकता, और चीजें इसमें बताता हूं, पहले ये क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जा सकता है। तो नीति आयोग हैज क्लासिफाइड वेरियस स्टेट्स इनटू सर्टेन कैटेगरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट वन। तो नोट देखना है, तो देखो एस्पेरेंट्स हैं, परफॉर्मेंस है, ये फास्ट रनर नहीं है, रनर तो है लेकिन फ्रंट रनर है। ओके, ये ध्यान रखना है। अब ये माइन्यूट जो है ये बहुत मुश्किल होता है, तो फ्रंट रनर है न कि फास्ट रनर, और अचीवर है। अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एस्पिरेंट्स का पॉइंट कितना होता है, तो 0 से 100 तक टोटल पॉइंट होता है, तो एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो उनका 0 से 49 है, यानी आकांक्षी हैं, वो आकांक्षा रख रहे हैं लेकिन अभी अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अब परफॉर्मर क्या हुए, तो परफॉर्मर जब हुआ 50 से 64 तक उनका पॉइंट है, यानी कि परसेंटेज। अब जो फ्रंट रनर है वो 65 से लेकर के और 99 तक, और अचीवर जो है जिनको 100 मिला। तो ये भी आपसे हो सकता है, ये आपसे पूछते, तो आपको इसको जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में करा, ये देखा जाना तो बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन आपको ये शायद थोड़ा सा समझ यदि आप दिमाग लगाते तो ये बहुत आसान था। करा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सी पोर्ट्स इन इंडिया। करा देयर आर 4 मेजर एंड 25 माइनर पोर्ट्स इन इंडिया। देखो मेजर पोर्ट्स 13 है, तो ऑलरेडी ये स्टेटमेंट गलत हो गया। जब ये स्टेटमेंट गलत हो गया तो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब देखो जो 3 जो है दोनों में है, ये बात मान लो, तो हमारा सारा दारोमदार किस पर है, 2 पे है। तो देखो तीसरा ये कह रहा है कि द माइनर पोर्ट्स आर अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट मैरीटाइम बोर्ड या स्टेट गवर्नमेंट। यस, ये तो सही है ऑटोमेटिकली। अब ये दूसरा कह रहा है मेजर पोर्ट्स आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ये इसके अंदर भी है, तो 2 और 3 सही है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के आपके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ हैं। तो देखो आसियान जो है, तो आसियान क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसमें 10 नेशन हैं, और इंडिया आसियान का भी रिलेशनशिप ठीक ठाक चलता है। तो आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, जकार्ता में। जकार्ता अभी फिलहाल के लिए इंडोनेशिया का कैपिटल है, लेकिन कमिंग डेज में इंडोनेशिया अपना कैपिटल चेंज करेगा, क्योंकि जकार्ता जो है ये आशा किया जा रहा है कि वो शायद उसमें पानी में डूब जाएगा। तो देखो अब ए का 4 हुआ, तो इसका मतलब 2 ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया, तो ये नहीं कि सी और डी नहीं होगा। अब CIS मान के चलो, हो सकता है CIS को आप नहीं जानते हो,
अब सपोज यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन का कहाँ है, ब्रुसेल्स में है, तो ये आपका बन गया, ये ए हो गया। अब CIS जो है, तो CIS का मीन्स है, और जो आपका ओपेक है, ओपेक का वियना में है, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, तो ये ए इसका हो गया। तो इस जो 22 में क्वेश्चन 10 पूछे गए थे इकोनॉमी से। अब में भी देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ना कि अब उसको पॉलिटी वाला क्वेश्चन रहेगा, लेकिन शायद इकोनॉमी के टीचर होंगे तो वो इकोनॉमी में कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि मैं सारे क्वेश्चंस को कवर करूंगा। कुछ क्वेश्चंस आपको लगेगा कि सर ये तो हिस्ट्री का पार्ट है, आपने पॉलिटी में कर दिया, तो हमें उससे मतलब नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे हमें सारे क्वेश्चंस को करने हैं, और धीरे धीरे करके हम उसको कर देंगे सारे को। और जो इनपुट एक्स्ट्रा हो सकता है उसके आधार पे करेंगे। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669। जिनको भी टेस्ट वगैरह लिखना है और या कोई असिस्टेंस चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।